इस क्षेत्र में आने की सोच कहाँ से आई? देखिए, अपने लिए तो सब सोचते हैं, बट दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता। हम कैपेबल हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे युवाओं को पढ़े लिखे भी होते हैं या फिर जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भी उनको काम नहीं मिलता, उनके लिए भी काम करती हैं। उनके लिए गवर्नमेंट तो काम कर रही है, बट वो चीज़ युवाओं को नहीं मिल पा रही है। युवा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। आपके हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट युवाओं के लिए रोजगार दे रही है? गवर्नमेंट हमारी देती है, बट इसे युवा यूटिलाइज नहीं कर पाते, उस स्कीम तक वो जा नहीं पाते। आपका एनजीओ ये सब करने के लिए फंडिंग कहाँ से होती है? हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं, हमें पैसे नहीं लेंगे, हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हम बच्चों के लिए काम करते हैं। वो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी डोनेशन के नाम पे एनजीओ को देता है, डोनेट करता है, फंडिंग करता है, क्या ऐसा है? इस बारे में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, इस पे तो हम कहेंगे क्योंकि हम इस फेज से गुजर चुके हैं। मतलब सरकार योजनाएं लाती है, लोगों के हितों के लिए काम करती है, लेकिन वहाँ तक उन लोग तक पहुँच नहीं पाता। जो बीच के लोग होते हैं, जो बीच में जो घोटाला करते हैं, जब वो घोटाला कर देंगे तो जब वो खुद ही पैसे रख लेंगे गवर्नमेंट के, तो वो क्यों बताएंगे दूसरों को? स्कूल वाले भी घोटाला करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी घोटाला करते हैं। घोटाला हर एक क्षेत्र में है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें अपनी सोच को बदलने की। जिस दिन हम अपनी सोच को बदल दिए ना, उस दिन घोटाला नहीं होगा, उस दिन हमारी गवर्नमेंट भी आगे जाएगी और साथ साथ हम भी जाएंगे। आप कोई और बिजनेस करिए ना, आप समाज के साथ बिजनेस क्यों कर रहे हैं? समाज के साथ आप बिजनेस करके क्या करेंगे? समाज का बुरा कर रहे हैं ना, तो ये कोई बिजनेस थोड़ी ना हुआ, तो ये स्कैम हुआ ना। आपकी सबसे पसंदीदा मेमोरी कौन सी है? उन बच्चों की खुशियाँ। वो बच्चे जो चाहते तो थे मॉडलिंग करना, पर उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। कि यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, भारत माता की जय। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो लोगों में जीवन जीने की न सिर्फ उम्मीद जगाती है, बल्कि समाज के लिए बदलाव की मिसाल भी बनती है। हम बात कर रहे हैं दिव्या मालविया की, जो कि सामाजिक बदलाव के लिए एक नया कदम उठा रही है। इन्होंने बहुत से एनजीओ के साथ जुड़कर समाज के लिए बहुत से काम किए, इसलिए आज का पॉडकास्ट भी इसी से मिलता जुलता है। तो स्वागत है दिव्या जी द मिलॉट शो में। तो दिव्या जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके एनजीओ से। आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप किस किस एनजीओ से जुड़ी हैं और आपकी एनजीओ क्या सिर्फ महिलाओं की मदद करती है या इसमें बुजुर्ग बच्चे भी शामिल हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारा बहुत सारे मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। जो हमारा स्पेशली एनजीओ है बरकत वेलफेयर सोसाइटी है, जैसे कि बरकत वेलफेयर सोसाइटी नॉन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका थीम है सेवा परमो धर्म। इसमें हम बुजुर्गों के लिए भी काम करते हैं और बच्चों के लिए भी काम करते हैं, महिलाओं के लिए भी काम करते हैं। जैसे कि हमारा प्रयास रहता है कि समाज को हम एक आईना दिखा सकें, समाज में जो भी चीज़ें बुराइयां हैं उसको हम हटा सकें, जिसके लिए हमने जीरो फूड वेस्ट का और एकेडमी ड्राइव एंड देन मिशन विद्या और मेगा ड्राइव का हम एक थीम रखे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है या जिनके पास घर भी नहीं होते, उनकी किस तरह से आपकी एनजीओ मदद करती है? जी, मैं बता रही हूँ, इसमें एकेडमी ड्राइव होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं कि उनके पेरेंट्स फीस पेमेंट कर सकें, बट उनको एजुकेशन हम कैसे दें, ये तो सबसे बड़ी मुद्दा है ना। तो उनके लिए हमारे जो वॉलंटियर है वो जाते हैं, उनके एजुकेशन पे फोकस करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। अभी तक के इस केस में सबसे ज़्यादा हमने 30 to 35 बच्चों का आधार कार्ड बनवाया है और आधार कार्ड बनवा के हमने उस स्कूल में एडमिशन्स भी करवाए हैं। उनके एजुकेशन पे मैंने फोकस किया। बच्चों बुजुर्गों जो भी हैं उनके लिए हमने जीरो फूड वेस्ट हमने जो ड्राइव करते हैं वो है एकेडमी ड्राइव है एंड मिशन विद्या है एंड मेगा ड्राइव है, जिसमें हम जीरो फूड वेस्टेज में क्या करते हैं, जो शादियों और पार्टियों में जो खाना बच जाता है वो हमारा वॉलंटियर जाता है, वहाँ पिक करता है एंड देन उनको देता है जिसको इनकी ज़रूरत है। उनकी मतलब भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि शादी पार्टी में बच जाता तो वो वेस्ट ही होगा। तो उसके लिए हमने जीरो फूड वेस्ट का एक ड्राइव हमने बनाया, जिसके थ्रू ये काम होता है। और हमारा है सेकेंड वन की एकेडमी ड्राइव, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों के एजुकेशन पे ही फोकस करते हैं। जिसमें हमने 30 to 35 बच्चों की आधार कार्ड ड्राइव कराई, जिसमें हमने आधार कार्ड बनवाया और उनको स्कूल्स में एडमिशन्स कराए। और थर्ड वन क्या है कि मिशन विद्या ये है कि जिसमें हमारा जो भी बच्चे होते हैं
वो क्या होते हैं कि जिनके पास एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, क्या नाम है कि वो रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं बुक्स को खरीद सकें, तो missionvidya.com पे जाके वो फ्री में बुक को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारे जो वॉलेंटियर हैं वो जाते हैं और जिनके पास भी जो बुक यूज की नहीं है उनसे बुक को लेते हैं, वो लाते हैं, कलेक्ट करते हैं, और जिनको यूज करना है, जिनको चाहिए उस बुक, जो कैपेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए कि मैं पेमेंट करके कोई बुक ले सकूं, बाई कर सकूं, तो उनके लिए ये mission.com है। तो आप जाइए वहाँ पे, आप ऑर्डर करिए और हमारा वॉलेंटियर आपको जाके बुक्स प्रोवाइड कराएगा। मतलब सरल भाषा में अगर कहें कि जिनको अगर हमारी कोई चीज़ जो हमें यूज़ नहीं आती है तो आप उनको उनके हम मिशन विद्या की बात करें हैं, जिसमें हम बुक्स कॉपी की बात करें, बुक्स की बात करें, जिन जो बुक्स क्या होता है, बुक से ही हमें नॉलेज मिलती है, तो बुक्स रहेंगी तो कहीं ना कहीं हम पढ़ पाएंगे। अगर हमारा वॉलेंटियर पढ़ा रहा है बट उन कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो उस बुक्स को हम क्या करते हैं, जो भी हम हैं यहाँ पे, कोई भी पढ़ा होगा, पुरानी बुक्स पढ़ी होती है, तो उनको हम कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको हम उन तक पहुँचाते हैं missionvidya.com के थ्रू। अगर हम बात करें आपकी महिलाओं की बात करें, आज के टाइम की युवा की बात करते हैं, तो जी, जी। आज का युवा सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं या सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आपको एक सोशल वर्कर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, या कोई आपका ऐसा व्यक्ति था जिससे आपको प्रेरणा मिली, या इस क्षेत्र में आने की सोच कहाँ से आई? देखिए, अपने लिए तो सब सोचते हैं बट दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता। हम कैपेबल हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। समाज को एक आईना दिखाना है कि समाज के बारे में, समाज की क्या बुराइयां, क्या अच्छाइयाँ, उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। हमें पता चला है कि आप गोरखपुर से हैं, तो गोरखपुर से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और आपकी फैमिली ने इसमें कितना सपोर्ट किया? क्योंकि जैसे अगर हम समाज की बात करें तो लड़कियों को ज़्यादातर अभी भी ऐसा होता है कि कहीं बाहर शहर या किसी अलग जगह जाने नहीं दिया जाता, रोक टोक होती है। जी, तो जी। आपके लिए ये कितना कठिन रहा? हर एक लड़की के लिए कठिन होता है। एक छोटे से शहर से एक बड़े से शहर में आना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। पहले हम गांव में रहते थे, फिर गांव से एक छोटे से एक शहर में आए, गोरखपुर जैसे शहर में आए, फिर वहाँ से हम लखनऊ तक का सफ़र हमारे लिए बहुत कठिन रहा। लेकिन ये रहा कि हमारे अंदर जुनून था कुछ कर जाने का। इसमें हमारी माता जी ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि बेटा तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया, उन्होंने रास्ता दिखाया, वो हमारे लिए एक आइडियल है हमारी। अच्छा, और परिवार अब सपोर्ट करता है इसमें? जी, सब कोई सपोर्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी माता जी ने सपोर्ट किया। अच्छा, अगर आपकी एनजीओ की बात करें तो शुरुआत में आपके एनजीओ से कितने लोग जुड़े थे और आपकी टीम अब कितनी बड़ी है? अभी मेरी 250 की वॉलेंटियर्स हमारी टीम है, जिसमें 250 वॉलेंटियर्स हैं, जो सब लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। अलग अलग जाके कोई एकेडमी ड्राइव में काम करता है, कोई फूड ड्राइव में काम करता है, कोई क्लॉथ ड्राइव में काम करता है। तो अलग अलग वॉलेंटियर अलग अलग फील्ड में जाके वर्क करते हैं। अच्छा, जी। अगर भारत की बात करें तो क्या आपको लगता है कि भारत में जितने भी एनजीओ हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हैं, भारत में एनजीओ की स्थिति क्या है? क्या उसमें और भी काम करने की ज़रूरत है या फिर वो पर्याप्त है? कोई भी चीज़ें पर्याप्त नहीं है, जितना हम करेंगे उतना ही कम है। और कोई भी एनजीओ है किस टाइप का काम कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप देखती होंगी कि बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, बस वो कुछ ही चीज़ों के लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई एजुकेशन के लिए बस काम कर रहा है, कोई बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है, लाइक दैट। जैसे कि वृद्धा आश्रम है, कोई स्लम्स के एरियाज़ के बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई महिलाओं के लिए काम कर रहा है। लेकिन हमें हर एक फील्ड को फोकस करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो बच्चे, क्योंकि बच्चे वो देश के भविष्य हैं। तो आपका एनजीओ बच्चों और बुजुर्गों, महिलाओं के लिए कैसे काम करता है? उनको क्या क्या सुविधाएं देता है? बच्चों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, बच्चों के लिए एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उनका बेसिक शिक्षा, अगर हमारे अंदर ज्ञान की कमी रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों का जो बेसिक है वो एजुकेशन पे हमारा फोकस होता है, उनकी शिक्षा पे, उनकी जो खान पान है उस पर भी हमारा फोकस होता है। और बुज़ुर्गों के लिए वृद्धाश्रम जैसे हम उनको कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी उनकी नेसेसरी की चीज़ें हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी क्लॉथ हो गई, फूड आइटम्स हो गए, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे जाते हैं, बात करते हैं कि उन्हें क्या ज़रूरत है, उनकी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो चाहते हैं कि उनके साथ हो, उनकी ओपिनियंस जानते हैं एंड उनकी हेल्प करते हैं हम। और महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो महिलाएं चाहती हैं हम काम करें, पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आपने जैसे जानती हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मेंटोर, एक अच्छा मेंटोर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे टैलेंट्स को
मतलब कोई भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही जाके हम कुछ कर पाएंगे। विदाउट प्लेटफॉर्म कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, हम महिलाओं से मिलते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स को बताते हैं कि कौन कौन से स्कीम्स हैं जिससे आप उनके थ्रू आप अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। क्या आप युवाओं के लिए भी काम करती हैं? आज के बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। भारत की बात करें, युवाओं में बहुत बेरोजगारी है। जी। बहुत सारे युवाओं को पढ़े लिखे भी होते हैं या फिर जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भी, उनको काम नहीं मिलता, उनके लिए भी काम करती हैं? उनके लिए गवर्नमेंट तो काम कर रही है, बट वो चीज़ युवाओं को नहीं मिल पा रही है। युवा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जब वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने दी है, उसका यूटिलाइज हम कैसे कर तो सकते हैं। आपके हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट युवाओं के लिए रोजगार दे रही है? मैं पार्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं करूँगी, लेकिन गवर्नमेंट हमारी देती है, बट इसे युवा यूटिलाइज नहीं कर पाते, उस स्कीम तक वो जा नहीं पाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस स्कीम तक उन्हें ले जाना। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हाल ही के आंकड़ों में भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जी। फिर ये कैसे, गवर्नमेंट अगर रोजगार दे रही है तो फिर बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है? वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसमें युवा पूर्ण रूप से उसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं। किस तरह, मतलब क्या? लाइक दैट, जैसे कि उद्यमी योजना है जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 5 लाख रुपए देंगे जिसमें आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर वो चाहे तो उस 5 लाख का लोन लेके अपना एक बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं, उनको एक रोज़गार मिल सकता है, वो 10 लोग को रोज़गार भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, पहले के मैं बताऊंगी, 2016 की मैं बात करूंगी, 2016 में जो बेरोज़गारी की जो दर थी वो 18% थी। बट इस टाइम में जो 2022 का जो आंकड़ा इस टाइम निकल के आया वो 3.2% में बेरोज़गारी की दर है। तो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो क्या आपका एनजीओ ऐसे लोगों को मोटिवेट भी करता है या लोगों को आइडियाज़ भी देता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये भी काम करता है? हाँ, ये आइडियाज़ देता है, उन्हें बताता है कि क्या सही क्या गलत है, किस प्लेटफॉर्म को हम चूज करेंगे, जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, जो युवा जिस तरह का काम करना चाहते हैं उस तरीके से हम उनका सपोर्ट करते हैं। तो जैसे आपने बोला आपका एनजीओ बहुत सारी चीज़ें करता है, तो जी। आपका एनजीओ ये सब करने के लिए फंडिंग कहाँ से लाता है? हम पूरे वॉलंटियर्स मिलकर वर्क कर, जो भी जितने वॉलंटियर्स हैं सब लोग, जिसकी जितनी एलिजिबिलिटी होती है वो देता है। और जो भी इंटरेस्टेड होता है, एंड कोई भी पीपल्स हो गया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इन बच्चों के लिए काम करने के लिए, इन बुजुर्गों के लिए काम करने के लिए, वो आता है। वो उनकी, अगर किसी बच्चे को एडमिशन्स कराता है, फॉर एग्जाम्पल उनकी एजुकेशन पे वो फोकस करना चाहता है, तो वो आता है, उसके बाद उनकी एडमिशन्स कराता है। हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं, हमें पैसे नहीं लेना है, हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हम बच्चों के लिए काम करते हैं, तो उनके मतलब भविष्य अगर के लिए किसी काम को करते हैं। हेल्प करनी है तो डायरेक्ट जाके वहाँ पे उनको जी। करे, आप नहीं लेते फंड? नहीं, हम फंड नहीं लेकिन लेते। बहुत सारे ये स्कैम है ना। हम लोगों को लगेगा क्या नाम है कि हम फंड ले रहे हैं, उनके साथ स्कैम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट हमें 1 लाख की क्या नाम है कोई भी चीज़ें दी, फंड दे दी, हम उसको 20% यूटिलाइज किया, 80% हमने स्कैम कर लिया। अब उसका जो लोगों का एक विश्वास होता है, हम लोगों के लिए जितना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक कठिन परिस्थिति होती है। आपने स्कैम की बात की है, तो एनजीओ में बहुत बड़े बड़े एनजीओ ऐसे भी हैं जिसमें बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग फंडिंग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियंस हो गया, एक्टर्स भी अब तो बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग करते हैं, डोनेट करते हैं, बिजनेसमैन हो गया। तो क्या आपको लगता है उसमें स्कैम्स होता है? क्या वो पूरी जो फंडिंग होती है वो प्रॉपर लोगों तक पहुँच पाती है, और किस तरह से ये स्कैम्स होते हैं? इसके बारे में आपको बताती हूँ। जो इसका जो रेशियो है 90 to 10% है। जो 10% एनजीओ हैं वो इसका यूटिलाइज करते हैं, जो 90% एनजीओ हैं वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, इसको एक बिजनेस का पार्ट समझ रखे हैं कि हम बच्चों के नाम पे पैसे लेंगे, उन गरीब लोगों के नाम पे हम पैसे लेंगे, फंड लेंगे, एंड देन उससे हमें अपना मतलब एक बिजनेस बना रहे हैं वो। बट ये गलत है। अगर हम तो आज के समय में एनजीओ सिर्फ समाज में काम के लिए सिर्फ दिखावा है, बल्कि वो ऐसा अपना नहीं कह business सकते, चला हर रहे एक हैं। फील्ड में देखिए घोटाला है। हम पार्टिकुलर किसी फील्ड का नाम नहीं ले सकते, हम एक एनजीओ को एक मोहरा नहीं बना सकते कि ये बस घोटाला ही करता है। कहा जाता है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एक अच्छा एक बुरा। डिपेंड करता है कि हम किस पहलू को चूज करते हैं, अच्छे को या बुरे को। ये सबसे मस्ट होता है। अगर गवर्नमेंट हमें फंड दे रही है, चाहे कोई भी हमें फंड दे रहा है, तो उसका यूटिलाइज करें ना। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम समाज के हित में काम कर रहे हैं, तो हमें समाज के हित में ही काम करना पड़ेगा। अगर हम इलीगल काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के पैसे को लेके हम अलग जगह उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। ये उनकी मेंटालिटी है, लेकिन स्कैम हो रहे हैं, ये रियलिटी है। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए लोगों को अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा, आपने स्कैम की बात करी, सुनने में ये भी आता है कि बहुत सारे
बड़े बड़े लोग या बिजनेसमैन हो गया, कोई भी हो गया, वो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी डोनेशन के नाम पे एनजीओ को देता है, डोनेट करता है, फंडिंग करता है। क्या ऐसा है? इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, इस पे तो हम कहेंगे क्योंकि हम इस फेज से गुजर चुके हैं। तो लोग चाहते हैं कि एनजीओ क्या होता है कि वो एक संस्था है, गवर्नमेंट को ये लगता है वो एक संस्था है, उसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो गवर्नमेंट से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं। वो एनजीओ से बात करते हैं कि आप ये इतने पैसे ले लीजिए, इसको आप ऑनलाइन ले लीजिए, फ़ंड के नाम पे इसे लिख दीजिए एंड देन आप मुझे दे दीजिए, आपको जो कमीशन होगा मैं दे दूँगी, चाहे दे दूँगी। ऐसे सारे स्कैम्स होते हैं। लेकिन मैटर ये करता है, देखिए मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मस्ट है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, हम समाज के हित में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे एक विश्वास लोगों का जीतना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर इसको रोकना हो तो इसको कैसे रोका जाए, और इसमें गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है? क्योंकि एनजीओ भी मिले होते हैं, वो लोग भी अपने पैसे खाते हैं। लोग जो ज़रूरत के टाइम पे लोगों को चाहिए होगी, ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ अलग ही घोटाला चलता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार एनजीओ के चीज़ों को जाने, उसके बारे में देखे कि ये कैसे क्या करती है। अगर इन केस ऐसा कोई होता है तो इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल तो नहीं कह सकते, इसमें एनजीओ का ही रोल है। वो खुद में परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि सरकार 1,86,000 से ज़्यादा इस टाइम एनजीओ है, किस किस को फोकस करेगी? इसमें गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट देने से पहले उन्हें बात करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों को लेके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, जिससे एनजीओ इस काम को करने से पहले वो सोचे। अगर जिन्होंने ये फंड दे रहे हैं, जो भी फॉर एग्जांपल वो कोई 1,00,000 रुपए आपको फंड दे रहा है, इसमें गवर्नमेंट को ये कहना पड़ेगा 1,00,000 रुपए आए हैं तो आप कहाँ इन्वेस्ट करें, उसका मतलब पूरा ब्यौरा लेना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ कर सकते हैं। अगर उनके अकाउंट में इतनी फंडिंग आ रही है तो उसका वो ब्यौरा लेके, क्या नाम है कि आपने इतना कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, किन किन क्षेत्र में किया और किन किन बच्चों पे किया, बुजुर्गों पे किया, महिलाओं पे किया, आप कहाँ किए ये सब पैसे का इन्वेस्टमेंट। अगर वो इस तरह का ब्यौरा लेती है तो वो तब जाके इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएगी। जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो स्कैम करते हैं, उसके चक्कर में और भी जो अच्छे काम करने वाले, जैसे आपके भी एनजीओज हैं, उस पर भी लोगों को भरोसा नहीं होता। तो लोगों का भरोसा जीतना कितना मुश्किल हो जाता है जब ऐसे स्कैम की बात आती है। तो ये कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए कि ये हमारे एनजीओ पे भरोसा करें, हम स्कैम नहीं करते या हम आपकी सच में मदद करते हैं, कितना कठिन होता है ये? देखा जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। कुछ पेरेंट्स क्या होता है कि उनको लगता है कि ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स को लगता है, कुछ बुजुर्गों को लगता है कि हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो उनका एक विश्वास जीतना बहुत तो कठिन होता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं उनका विश्वास जीत पाए, उनके लिए अच्छा काम करते हैं। हम उनसे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करवाते हैं जो उनके लिए इलीगल हो। तो आपके हिसाब से लगता है कि लोगों की भलाई के नाम पर एनजीओ बिजनेस कर रही है? आपके हिसाब से क्या जैसे कि मैंने आपको बताया 90 to 10% का रेशियो मैंने बताया, तो 10% एनजीओस ऐसे हैं जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, 90% एनजीओ ऐसे हैं जो स्कैम्स कर रहे हैं। अच्छा, वृद्धाश्रम की अगर हम बात करें तो वृद्धाश्रम में ये तो सुनने को मिलता ही है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को जानबूझकर छोड़ आते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो अच्छी फैसिलिटी जहाँ मिलती है उनको, कुछ वृद्धाश्रम बहुत अच्छे होते हैं, फैसिलिटी देते हैं, खाने पीने रहने के लिए देते हैं, तो वो जानबूझकर अपना घर छोड़ के वहाँ आते हैं ताकि हमें अच्छी चीज़ें मिल सकें, क्योंकि उनको वहाँ अपने घर में शायद वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड होती। तो क्या ये इस बात में सच्चाई, क्या सच में ऐसा होता है कि आपके ऐसे नज़र में कोई केस आया है? देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई केस नहीं आया कि बुजुर्ग चाहेंगे कि मैं जाके वहाँ पे, कोई भी वृद्धा आश्रम है, कहते हैं ना कि हम कहीं देश पूरी दुनिया घूम डालें लेकिन आते अपने घर पे ही हैं। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को छोड़ के, एक माता के लिए उसके बेटे से बढ़ के क्या हो सकती है, उसके बेटे से बढ़ के क्या हो सकती है। इन केस जब उसके कोई भी बच्चे नहीं होते उनके, या कोई देख रेख करने को नहीं होता, तो वो वृद्धाश्रम जाते हैं। बट मैंने ऐसा कोई केसेस नहीं देखा कि जिसमें वृद्धाश्रम में लोग अपने मन से जाएं। मैक्सिमम उनके या तो बच्चे छोड़ जाते हैं, या तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि क्या नाम है कि उन्हें मजबूरन जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है उनका कोई ना हो, जिनका कोई ना हो वृद्धाश्रम में जाते हैं। जैसे कि आप फुटपाथ पे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार रहते हैं, ना उनके पास खाने को है, और एक एनजीओ
जैसे कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र में कोई भी एनजीओ, चाहे कई सारे एनजीओ हैं, तो वो वहाँ तक नहीं जा पाता है। बहुत सारे एनजीओ की उस प्लेटफॉर्म तक नहीं जा पाता है जिस प्लेटफॉर्म में बुजुर्ग हैं, वहाँ मतलब वो रोगी हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएं? वो वृद्धाश्रम ढूंढते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को देखा जाता है कि वो रोड के किनारे या फुटपाथ पर लेटे रहते हैं, तो क्या इसमें वृद्धाश्रम नहीं काम करता कि उनको उठा के वृद्धाश्रम में डाला जाए या जी, उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वृद्धाश्रम से भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं एंड देन उनको हम वृद्धाश्रम में शिफ्ट कराते हैं, बात करके शिफ्ट कराते हैं। एंड देन वृद्धाश्रम को भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पूंजीपति है जो चाहता है, इंटरेस्टेड है कि वो वृद्धा को एक मतलब हेल्प कर सके, तो वो उनको फंड देता है। अगर लखनऊ की बात करें या यूपी की बात करें, तो यूपी में वृद्धाश्रम की स्थिति क्या है? क्या वो सामान्य है या अच्छी है, या फिर इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है? देखिए, काम तो हर एक फील्ड में करने की ज़रूरत है, चाहे वो एनजीओ हुआ, चाहे वो वृद्धाश्रम हुआ, दोनों में हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि वृद्धाश्रम अभी तक मैंने जिस भी वृद्धाश्रम में जो भी मैं जुड़ी हूँ, तो वो उनके हित में ही काम करती है। मैं उनसे मिलती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। वो लोग बोलते हैं बेटा मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ मिलता है। उन्हें लाइब्रेरी मिली हुई है, जो भी जिनको भी तकलीफ़ होती है, चाहे कोई बीमारी हो गई, तो उनके साथ एक लेडी होती हैं जो जाती हैं उनके साथ, उनकी हेल्प करती हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, मतलब वो खुश रहते हैं। मैं मिली हूँ कई सारे वृद्धाश्रम में। कुछ वृद्धाश्रम ऐसे होते हैं जो हेल्प नहीं कर पाते हैं, चाहे उनकी वो हट जाएंगे। वृद्धाश्रम में ऐसी जो कंडीशन आएगी तो वो नहीं रहेंगे। क्या आपको लगता है कि एनजीओ बहुत सारे लोगों को, अगर हम बहुत सारे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनकी या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो एनजीओ वो लोग समझते नहीं क्या है? क्या आपको लगता है वो एनजीओ को काम को समझते हैं, उसका समर्थन करते हैं? या अगर जिनको नहीं पता है कि एनजीओ क्या करता है, वो कैसे लोगों की मदद करता है, तो आप उन तक कैसे पहुंचते हो, अपने काम को कैसे बताते हो, समझाते हो, उनकी कैसे मदद करते हो? जैसे कि जो लोग नहीं जानते हैं कि क्या नाम है, कि एनजीओ क्या है, कैसे वो काम करता है, मैं उनके लिए बात करना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में हम बच्चों का एडमिशन्स कराते हैं, ठीक है, एडमिशन्स कराते हैं एंड हमारे वॉलंटियर्स जाके उनको एजुकेशन देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं कि कैसे बच्चों को डील करना है, कैसे क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये हमारे वॉलंटियर्स जाके काम करते हैं, उनको बताते हैं कि ये कौन सी संस्था है, इसके क्या मोटो है, क्या थीम है, इसमें कैसे काम किया जाता है और आपकी कैसे हेल्प हो सकती है, पर्टिकुलर जाके वो बताते हैं। आपके हिसाब से अगर सरकार गरीबी और समाज की जितनी भी ज़रूरतें हैं उन पर अगर काम करती है, जी, शिक्षा पे काम करती है, तो क्या लगता है कि एनजीओ की ज़रूरत होगी तब? देखिए, सरकार जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ एनजीओ पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार इन सब कामों में असफल रही। कहते हैं कि एक यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर एक युवा अगर चाह दे कि मैं यूनिटी से काम करना चाहिए, हम सब लोग मिलके एक यूनिटी से हमें काम करना चाहिए, तो वो कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, इसमें एनजीओ का भी रोल होता है। जब तक दोनों की यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती वहाँ एनजीओ को तो पहुँचना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट उनके पास पहुँच पाती है जो स्लम्स के बच्चे हैं, जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट तो देख नहीं पाती है। वहाँ पे हम लोग जा के वहाँ पे देखते हैं कि बच्चों को क्या तकलीफ़ है, उनके पेरेंट्स को क्या तकलीफ़ है। मैं बताऊँ, जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे बिजली वगैरह रहती है, बिजली का वो लगा हुआ है, जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह है, उनका जितना विभाग है वो उन क्षेत्र में रहते हैं। आप सोचिए अगर आग लगती है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। बट वहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा जगह मिल पाए, वहाँ से वो हटें। तो वहाँ तक तो गवर्नमेंट नहीं जा पाती है, हम गवर्नमेंट को वहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ तक गवर्नमेंट नहीं जाती है वहाँ एनजीओ गवर्नमेंट को लेके जाती है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार लोगों को रहने के लिए आवास तो दे रही है, बहुत बड़े बड़े वादे भी करती है कि शौचालय भी बना रही है, आवास भी दे रही है, तो इन लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आप गांव में जाएंगे तो लगातार आवास योजना, बहुत सारी चीज़ें। आवास में क्या होता है कि जैसे आपने बताया, जो परिवार की आपने बात करी है, वो लोग ऐसे हाई टेंशन ट्रांसफार्मर या लाइनों के पास रहते हैं, तो क्या उनको ये स्कीम्स नहीं पहुंच पाती हैं उनको, या उनको ये नहीं मिलता है सरकार की योजनाएं? मिलती हैं, जिनको नहीं मिलती हम अवेयर करते हैं। बहुत सारे इसमें भी घोटाले होते हैं। देखिए, सरकार की, हम किसी भी सरकार की, मैं कोई भी पार्टी की मैं बात नहीं करूँगी, किसी से मतलब ये नहीं कहूँगी कि चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है,
तो हम किसी पार्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, इसमें व्यक्ति विशेष का है, इसमें व्यक्ति विशेष का रोल है। जो भी व्यक्ति एक अच्छा काम कर रहा है हम उसे प्रमोट करते हैं, जो नहीं कर रहा है उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, स्कीम्स का वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैक्सिमम मैंने गांव में दौरा किया हुआ है तो मैं हर जगह शौचालय देखती रहती हूँ, मैक्सिमम जगह शौचालय में देखती हूँ। तो जो चीज़ सही है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ कि मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को आवास मिला है और उसको योजनाओं तक हम लोग पहुँचाते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उनकी जो भी योजनाएं होते हैं वहाँ तक हम पहुँचाते हैं। मतलब सरकार योजनाएं लाती है, लोगों के हितों के लिए काम करती है, लेकिन वहाँ तक उन लोग तक पहुँच नहीं पाते हैं। हम उनको अवेयर करने का काम करते हैं और उनको स्कीम को बताने का काम करते हैं। उन लोग के ना पहुँचने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि जो बीच के लोग होते हैं, जो बीच में जो घोटाला करते हैं, जब वो घोटाला कर देंगे तो जब वो खुद ही पैसे रख लेंगे गवर्नमेंट के, तो वो क्यों बताएंगे दूसरों को। अच्छा ठीक है, एक पार्षद होता है तो पार्षद अगर घोटाला कर लेता है तो वो अवेयर कर पाएगा, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं, तो वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं होते हैं। तो सरकार को करना चाहिए ना ऐसे इसमें, हाँ, सरकार को कदम उठाना चाहिए, उन पर रूल्स रेगुलेशंस करने चाहिए, उन्हें एक ऐसा काम करने से रूल्स बनाने चाहिए कि जिसपे वो ये कर सके कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपना काम का वो डायरेक्ट सरकार वहाँ पे मतलब ब्यौरा करे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। आपके हिसाब से समाज में सरकार शिक्षा और गरीबी के लिए क्या कदम उठा रही है? शिक्षा और गरीबी और भी ऐसे काम करने की जरूरत है सरकार को? देखिए, सरकार गरीबी और शिक्षा के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवाए हैं। इस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गई है गवर्नमेंट कि उन्हें कैसे हम प्रमोट करें, जो भी टीचर्स हैं उन्हें हम क्या गाइडलाइन दें। तो वो सर गवर्नमेंट स्कूल अब गवर्नमेंट स्कूल नहीं रह गए, उसमें भी पढ़ाई हो रही है, बट उसमें कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ का नियम कानून मजबूत नहीं है, जो नियम कानून को कुछ नहीं समझते, वहाँ के टीचर कुछ नहीं समझते हैं। तो वहाँ के लिए वो सरकार को थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और बाकी हम अवेयर करते हैं। अगर ऐसा कोई टीचर है तो हम उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। जहाँ तक हमारी एनजीओ जा सकती है वहाँ तक हम उनकी हेल्प करते हैं, और जहाँ तक नहीं जा सकती है वहाँ गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्कीम्स लॉन्च करना, उनको देखना पड़ेगा, ब्यौरा लेना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पे पढ़ाई होती है, बच्चों की खान पान कैसा है, सब देखना पड़े। स्कूल वाले भी घोटाला करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी घोटाला करते हैं, घोटाला हर एक क्षेत्र में है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें अपनी सोच को बदलने की। जिस दिन हम अपनी सोच को बदल दिए ना, उस दिन घोटाला नहीं होगा, उस दिन हमारी गवर्नमेंट भी आगे जाएगी और साथ साथ हम भी जाएंगे। भारत को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत, हर एक युवा को सोच को बदलने। अगर एक युवा है, जैसे क्या होता है कभी कभी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इस टाइम बिजनेस के टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि क्या होता है, हम मेड इन चाइना के लिए काम, जो भी प्रोडक्ट होता है मेड इन चाइना का यूज करते हैं, मेड इन इंडिया का यूज़ नहीं करते मैक्सिमम। हमें मेड इन चाइना के लिए नहीं, मेड इन इंडिया में काम करना, जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं उसको यूज करना पड़ेगा, तब जाके भारत आगे बढ़ पाएगा। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हम युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा। जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कहने को तो चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, या फिर आप वेबसाइट की बात करें तो इंडिया ने बैन कर दिया है, तो फिर इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं रोक लगा रही है? जब भारत में अगर रोजगार चल रहा है, काम हो रहा है, तो उस पर चाइना का नाम क्यों लिखा जा रहा है? उनके लिए उनके नाम को क्यों दिखाया जा रहा है? तो ये भी एक स्कैम से है, देखा जाए तो गवर्नमेंट को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, युवाओं को करनी पड़ेगी। कभी कभी गवर्नमेंट कर देती है, युवा ही नहीं करते हैं। जब युवा ही हमारे देश के भविष्य युवा हैं तो उन्हें ही आगे आना पड़ेगा। हमें, आपको, सबको, सारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और जो बच्चे और देश के भविष्य, आने वाले भविष्य हैं, उन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। वो जड़ है, जैसे कहा जाता है कि एक पेड़ का जो जड़ होता है, अगर वो मजबूत होता है तो पेड़ खड़ा हो जाता है। तो जो भारत का जो जड़ है वो बच्चे हैं, और जो पेड़ है वो युवा है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी युवा खड़ा हो पाएगा। अगर हम राजनीति की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति में कदम रखने के लिए सोशल वर्कर का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह के परिवार से आती हैं, वो राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति में कदम रखने के लिए वो एक महिला आयोग में है, वहाँ पे कार्यरत है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो एनजीओ का सहारा लेके या सोशल वर्कर का सहारा लेके राजनीति में उतरते हैं? हम डायरेक्ट किसी पार्टी में नहीं जा सकते हैं ना, हमें पहले समाज में आना पड़ेगा, समाज की नज़रों में आना पड़ेगा।
तो एक एनजीओ एक प्लेटफॉर्म भी होता है समाज की नज़र में आने के लिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की स्कीम को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हम बच्चों पे क्या फोकस कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बेरोज़गार हैं, उन पे हम कैसे फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एनजीओ है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। अच्छा, मतलब लोग ऐसा जाते होता हैं। है? हाँ जी, हाँ ऐसा होता है क्योंकि वो भी एक सामाजिक कार्य है। और जो एक लीडर है, जो भी एक पार्टी है, वो भी समाज के हित में ही काम करती है। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इस पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन पार्टी में एक रूल्स रेगुलेशन से काम करते हैं। क्या आपका भी ऐसा कुछ इरादा है राजनीति में जाने का, सोशल वर्क के सहारे? अभी तो नहीं ऐसा है, अभी कोई थीम नहीं है, लेकिन हाँ आगे सोचा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सोचेंगे। अगर बात करें राजनीति की बात करें, मान लीजिए कोई पार्टी आपको सामने से मौका देती है कि ज्वाइन करने के लिए, तो कौन सी पार्टी होगी और क्यों आप ज्वाइन करेंगे उनको? देखिए, कोई मैंने बताया कि आपको कि पार्टी विशेष से मैटर नहीं करती मेरे लिए व्यक्ति विशेष मैटर करता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। और अभी मैं इस बात पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ कि मुझे किस पार्टी को ज्वाइन करना है। जो भी पार्टी अच्छा काम कर रही है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में पहले की और अब की सरकारों में किसने अच्छा काम किया? किसकी सरकार में महिलाएं, बच्चे सुरक्षित हैं या उनको योजनाएं अच्छी मिली हैं? कौन सी सरकार ऐसी थी? माफ़ी चाहते हैं कि इस पे हम बहस नहीं कर सकते। पार्टिकुलर मैंने बताया कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों सरकारों ने काम करने की कोशिश करी महिलाओं के हित में कि कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे युवाओं को प्रोटेक्ट किया जाए। तो मैं ये कहूँगी जिसमें कोई पार्टी ऐसा नहीं, पार्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन पहले के अपेक्षा अभी तक जो चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, मतलब पहले से ज़्यादा अब लोगों में सुरक्षा, महिलाओं को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हाँ हैं। जी, जो पहले की जो मैं बात करूँ कि रेप केसेस की बात करूँ, जो पहले का जो देखा था ब्यौरा आपने देखा होगा, उसकी अपेक्षा में अभी तक तो बहुत कम है। लेकिन आए दिन तो सुनने को मिलता है रेप केसेस बहुत होते हैं, और बीजेपी की बात करें तो उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, आपने कहाँ सुना है? यूपी में अभी तक आप सुन रही हैं? हाँ, यूपी में ही। बहुत कम। उसके लेकिन होते हैं, परसेंट अगर होते यूपी में हैं। अगर पर्टिकुलर यूपी की इसमें बात ना करें पार्टिकुलर तो क्या है, सब भारत में होते तो हैं। होते हैं। इसमें गवर्नमेंट तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है कि जिससे महिलाओं को प्रोटेक्शन मिल सके, लेकिन सबसे पहले एक युवा को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले एक मैन को सोचना पड़ेगा कि हम वुमेन की कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सके। पहले उनको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर एक पुरुष अपनी सोच को बदल दिए, जैसे उनके लिए उनकी माता बहनें हैं, वैसे वो दूसरों की माताओं बहनों को अपनी माताएं बहनें समझते हैं, तो इसकी दर को कम हो जाएंगी। लेकिन अगर वो बस कोई भी पुरुष है अपनी माता बहनों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दूसरे की माता बहनों को प्रोटेक्ट नहीं करता, क्यों? आपकी माताएं बहनें हैं और हमारी नहीं, हम नहीं। उनको भी हम अपने जैसा ही समझना पड़ेगा, अपनी जैसा ही उन्हें रखना पड़ेगा। अगर कोई भी महिला असुरक्षित महसूस कर रही है तो उसे हमें सुरक्षित महसूस कराना पड़ेगा कि मैं रक्षा कर सकता हूँ, चाहे मैं करना चाहता हूँ, मैं आपको हानि नहीं पहुँचाना चाहता। जो भी रेप केसेस कैसे होती हैं, क्या होता है कि आप ये चीज़ बात समझती भी होंगी कि महिलाओं को एक हीरा समझा जाता है और पुरुष को एक लोहा समझा जाता है। हमारी जो इस टाइम समाज का जो एक मेंटालिटी हो रखी है कि महिलाएं हीरा हैं, उन्हें घर में बंद करके रहना चाहिए, और जो पुरुष हैं वो लोहे की तरह मजबूत है, उन्हें बाहर रहना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं महिलाओं को लोहा बनाइए, ना कि हीरा। अगर हम महिलाओं को हीरा बनाते तो मजबूती के साथ वो किसी का भी सामना कर सकती हैं। अगर उन्हें हीरा बना के रखते हैं तो एक घर में ही रख पाएंगे उन्हें। तो उन्हें हीरा ना बनाएं, ना समझें, उन्हें लोहा बनाने की मजबूती के साथ काम करें, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अभी तक आपने जितने भी काम किए हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या करने में खुशी मिलती है? ऐसा कौन से काम है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है? मुझे बच्चों को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि वो देश के भविष्य। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा आगे जाए। अगर वो चाहता है कि हम डांसर बने तो उसे हम डांस करने में सपोर्ट करें। कोई बच्चा चाहता है हम सिंगिंग करें तो उसे हम सिंगिंग करने में सपोर्ट करेंगे। कोई बच्चा एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें एजुकेशन के फील्ड में हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम ज़्यादातर क्या होता है कि अपनी इच्छाओं को, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं को बच्चों पे थोप देते हैं। पर मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। कुछ बच्चे थे जो मॉडलिंग के लिए इंटरेस्टेड थे,
तो हमारा गोरखपुर का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रोडक्शन मन्नत, जो काम कर रहा है, चैरिटी ही है, वो भी काम कर रही है, बच्चों पे भी काम कर रही है, साथ ही साथ युवाओं पे भी काम कर रही है। एक रैंप वॉक का प्लेटफॉर्म है जिससे उनको आगे इंक्रीज कर सके, उनके टैलेंट को बढ़ावा दे सके। तो वो चैरिटी हमारी हेल्प करी कि उन बच्चों को आप प्लेटफॉर्म दीजिए एंड देन उनकी हम और आप मिल के उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो वो बच्चे वहाँ पे रैंप वॉक किए और अपने टैलेंट को भी दिखाएं। वो चीज़ मुझे करके काफ़ी अच्छा लगा। मतलब वो मेरी लाइफ का एक ऐसा था कि मैंने कुछ बच्चों को वो बच्चे कई सारे प्लेटफॉर्म पे वो जाके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। बच्चों की बात आपने करी है, तो बच्चों के लिए यूनिसेफ भी काम करता है, जी, उससे जी। भी आप जुड़ी हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। तो यूनिसेफ का काम भारत में कैसा है और आपका यूनिसेफ के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा है? भारत में जो यूनिसेफ का जो मेरा अनुभव है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूनिसेफ एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो बाल सुरक्षा पे काम कर रही है, उनके पोषण पे काम कर रही है। जितने भी बच्चे हैं जो वीक हो गए हैं, मैक्सिमम जो बच्चे वीक हो जाते हैं तो उन्हें पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनके मेंटल इशू हो जाते हैं या कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है कि जिन्हें वो सोचते हैं कि अब उनकी मेंटल इशू दिक्कत हो गई तो उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट करें, चाहे उन पे फोकस करना बंद कर दें, तो हम उन पे काम करते हैं। यूनिसेफ उस पे काम करता है। तो मुझे ये यूनिसेफ का जो अनुभव है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। भारत में इसका पूरा फैला हुआ है, काम भी कर रहा है। कई सारे इसमें एनजीओ मिल के काम कर रहे हैं। उन्हें बताता है कि हम बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें और भी उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकें, ये यूनिसेफ बताता है। जो भी छोटे बच्चे हैं, जो विकलांग हो चुके हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए यूनिसेफ काम करता है। जो कमज़ोर हो गए हैं बच्चे, तो यूनिसेफ एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में अब फैल रहा है धीरे धीरे। अगर हम राजनीति की बात करें तो सरकार में बहुत सारी योजनाएं सरकार लाती है, चाहे वो अ, हर घर उज्ज्वला योजना की हो या महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजना लाती हैं। तो उसमें वो कैसे उन लोग को मिलता है या उसमें आप कोई मदद करती हैं आपके एनजीओ? जी, मैंने बताया आपको कि मैं अवेयर करती हूँ लोगों को, बताते हैं। हमारा एनजीओ का हर एक वॉलंटियर बताता है, घर घर तक पहुँच के बताता है कि हमारा जो काम है, वो जो स्कीम है, वो कैसे हम उसको आगे लेके जाए, उस पे हम कैसे वर्क करें। वो वॉलंटियर जाके उन्हें अवेयर करता, बताता है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है, आप इस पे फोकस कर सकते हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे एनजीओ बताते हैं। आज के समय में गवर्नमेंट जो सत्ता पार्टी में है, बीजेपी की बात करें तो उसका काम कैसा है लोगों के लिए? क्या वो समाज को वो सुविधाएं दे पा रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए? देखिए, पार्टी में मैंने बताया कि मैं पार्टी विशेष पे नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, काम कर रही है। अभी और भी काम करने को ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया जो घोटाला हो रखे हैं, उस पे उसे सबसे पहले घोटाला, क्योंकि गवर्नमेंट तो फंड दे रही है कई सारे स्कीम्स के लिए, वो तो वित्त पारित कर रही है, लेकिन पारित करने का इट मीन्स ये है कि वो कर तो रही है, लेकिन जो बीच वाले लोग हैं जो घोटाला कर देते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो वो किसी भी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी पार्टी कोई भी योजना देती है तो जो बीच के लोग होते हैं ना, वही पार्टी का नाम खराब करते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट हमारी करती है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं वही उस चीज़ को नाम को ख़राब करते हैं। तो जो बीच वाले लोग हैं, जो भी अधिकारीज हैं, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन जो भी लोग हैं जो घोटाला कर देते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम को लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं, उस पर तो फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाए। जहाँ तक मुझे लगता है लोगों को वो ऐसे अवेयर करे कि वो रोज़गार उन युवाओं तक पहुँच पाए, महिलाओं को वो प्रोटेक्ट कर पाए, रोज़गार के बारे में बता पाए। बहुत सारे ऐसे मसाला अहिल्या योजना के थ्रू मसाले का उद्योग, जो भी चीज़ें औरतें कर सकती हैं, तो उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि उसकी स्कीम को बीच वाले लोग ना रोकें। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, किसी पार्टी विशेष के लिए मैं नहीं बात करूँगी। मैं वो बात करती हूँ कि जो बीच वाले जो लोग होते हैं जो घोटाला कर देते हैं, इसीलिए सरकार पे उंगलियां उठती हैं। अगर बीच वाले लोग सही हो जाएं तो सरकार पे उंगली नहीं उठेगी। जैसे मान लीजिए अगर स्कैम्स या जो घोटाले एनजीओज में होते हैं जी। वो अगर सरकार ने बंद करवा देती है तो वो पहले की तरह जैसे अभी काम करती है, लोगों के लिए दिखावा ही सही काम करती है,
तो उनको फंडिंग मिलेगी, तो क्या वो वैसे ही काम कर पाएंगे? अगर उनकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा तो वो काम करेंगे। अगर वो अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे तो वो उनके लिए, अगर यदि बिजनेस का पार्ट है तो उनके लिए तकलीफ तो होगी ही होगी। जिसके लिए बिजनेस का पार्ट नहीं है उनको तकलीफ नहीं होगी। जो इसको बिजनेस बना के रखे उनके लिए तकलीफ होगी। अगर वो अपनी सोच में परिवर्तन कर लेते हैं तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी। आप कोई और बिजनेस करिए ना, आप समाज के साथ बिजनेस क्यों कर रहे हैं? समाज के साथ आप बिजनेस करके क्या करेंगे? समाज का आप बुरा कर रहे हैं ना, तो ये कोई बिजनेस थोड़ी ना हुआ, तो ये स्कैम हुआ ना। आप कोई और बिजनेस करिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है पर हमारे पास बुद्धि नहीं होता है। इंसान बुद्धि से पैसा कमाता है, स्कैम करके नहीं। स्कैम से हम कुछ दिन तक पैसा कमा सकते हैं, लाइफ टाइम तक नहीं। एक ना एक दिन तो आएगी। 3 चीज़ें कभी छुप नहीं सकती हैं, सत्य, चंद्रमा और सूर्य। अगर हम महिलाओं की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें रोक दिया जाता है। चाहे वो परिवार हो या उनके हस्बैंड हो, बच्चे हो, कहीं इस तरीके से उनको रोक दिया जाता है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी या उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैं बताऊँ तो हर एक महिला, पुरुष को भी, साथ ही साथ पुरुष को भी हर एक चीज़, प्रॉब्लम को उन्हें फेस करना पड़ता है। तो देखिए, मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को आगे आना तो पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के लिए खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या नाम है, उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं। महिलाओं को कुछ लोग तुच्छ समझते हैं कि नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती, वो घर में ही रहे, रोटी ही बनाए। तो मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी कि तुम समझते समंदर खुद को, हम भी दरिया हैं समंदर में उतर जाएंगे। तुम समझते समंदर खुद को, हम भी दरिया हैं समंदर में उतर जाएंगे। बदल दो अपनी फितरत जनाब, अगर जिद पे उतर गए ना तो दरिया में डुबो ले जाएंगे। बहुत खूबसूरत, आपने ये बहुत अच्छी बात करी है। अगर ये महिलाओं को पता चल जाए तो आज बहुत महिलाएं आज आगे बढ़ सकती हैं। आपकी एनजीओ भी इसके लिए कुछ काम करती है महिलाओं के लिए, जो आगे जिनको बढ़ाना हो? जी, जिस भी महिला को कोई रोज़गार चाहिए उन्हें, या किसी भी तरह का कि उनको मदद चाहिए, तो उनके लिए हम आगे आते हैं। किसी भी तरीके का रोज़गार के लिए भी, वो किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, किसी स्कीम के थ्रू आगे बढ़ना चाहती है, तो हम उन्हें अवेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कैसे हमें काम करना है, उनको अवेयर करते हैं। अगर हम एनजीओ की बात करें तो बहुत सारे एनजीओ भेदभाव करती हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या आपने कहीं ऐसा देखा है कि बहुत सारे एनजीओ भेदभाव कर रही है लोगों की मदद करने के लिए भी? वो देखती है कि जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उनकी मदद करती है, या जिनको थोड़ी भी ज़रूरत होती है उनको नहीं करती है। क्या ऐसा होता है एनजीओज़ में, या आपके एनजीओ में भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। एनजीओ का थीम ही है उन लोगों तक पहुंचना कि जो अपनी चीज़ों के लिए कैपेबल नहीं है। जो भी कैपेबल नहीं है हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे, उनके लिए जो भी नीड की चीज़ें हैं उन्हें, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं है कि हमें इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। जो जिनको भी नेसेसरी है, जिस चीज़ की नेसेसरी है, हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। आपके हिसाब से जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें बीजेपी जातिवाद करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। इस बात में कितनी सच्चाई? क्या सच में हिंदू मुस्लिम चलता है? क्योंकि लोग अक्सर हिंदू देख के या मुस्लिम देख के लोगों को मदद नहीं करते हैं या फिर उनका पक्ष नहीं लेते हैं। ये पार्टीज़ नहीं करती हैं। आप, हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को ऐड करती है, बीजेपी की बोले तो बोलते हैं कि वो हिंदुओं को ज़्यादातर ऐड करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन योगी जी की बात करें तो योगी जी ने सनातन ही को प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी हाल ही की बात करें तो मुस्लिमों के लिए सड़कों पे नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि अनुशासन सीखिए हिंदुओं से। तो एक तरफ से ही भेदभाव ही तो हुआ। तो हम सड़क पे उतर के नमाज़ क्यों पढ़ेंगे? हमारे पास घर नहीं है। हमारे पॉडकास्ट में एक सेगमेंट है रैपिड फायर का, तो उसको शुरू करते हैं। उसमें वन वर्ड आंसर है, आपको वन वर्ड आंसर देना। आप चाहे तो अपने हिसाब से आगे भी बोल सकती हैं। अगर आपको एक दिन के लिए किसी बड़े नेता या किसी महान व्यक्ति के जैसे जीवन जीने का मौका मिले तो वो कौन सा व्यक्ति होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका थीम, उनकी लाइन्स, उनके काम मुझे काफ़ी पसंद है। उनकी एक लाइन्स है कि यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, भारत माता की जय। आपकी सबसे पसंदीदा मेमोरी कौन सी है? उन बच्चों की खुशियाँ।
वो बच्चे जो चाहते तो थे मॉडलिंग करना, पर उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, क्योंकि मॉडलिंग को लोग एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि नहीं ये गलत लाइन है, ये नहीं करना चाहिए, शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए। तो मैं, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हुए, कुछ बच्चियाँ इंटरेस्टेड हुई जो मॉडलिंग करना चाहती थी। तो उन्हें हमने मन्नत प्रोडक्शन से जुड़ के हम उन्हें प्लेटफॉर्म दिलाए और उनके टैलेंट को पहचाने कि वो कैसे इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और अपने टैलेंट को बता सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ कब आया जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दी हो? वो दिन था, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं समाज के लिए हित में ही काम कर रही हूँ। एक समय था जिसमें एक जो कबाड़, जो कूड़ा ले जाके एक जगह रखते हैं, तो वो अपनी बच्ची के साथ प्लास्टिक बीन रहे थे। उनके पेरेंट्स जो थे, बच्ची के जो पिता थे, वो बच्ची के साथ प्लास्टिक को बीन रहे थे। उस केस में मैंने बच्चियों को देखा, बच्ची ने प्लास्टिक नहीं बीन रही थी, बच्ची वहाँ पे फटे हुए बैग थे, स्कूल बैग थे, उसको निकाल रही थी। तो उसके पापा ने, जो भी फादर उनके थे, उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं, उसको क्यों निकाल रहे हो, प्लास्टिक उठाओ। कह रही नहीं नहीं पापा, मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी स्कूल जाना है, उन बच्चों की तरह जाना है, वो बसें जो जा रही हैं वैसे जाना है। तो मैं उनको छत से देख रही थी कि क्या नाम है, कि वो बच्ची बार बार रिपीट कर रही है, बार बार कह रही है कि नहीं मुझे बैग चाहिए, मुझे स्कूल जाना है। पर उनके पिता ने ये जवाब दिया कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है बेटा, क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ा सकें। हम प्लास्टिक ही बिनेंगे, उन्हें बेचेंगे और अपना जीवन का यापन करेंगे। उस टाइम मेरा थोड़ा सा जो माइंड था वो चेंज हो गया। मैंने कहा हम इनके लिए काम करेंगे, इनके लिए कौन उठता है, इनकी आवाज़ कौन सुनता है, वो हम सुनेंगे। तो अभी तक आपने कितने बच्चों की अब मदद करी होगी? 250 से अब, जिनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, गवर्नमेंट को जो स्कीम से जो भी चीज़ें हैं, जैसे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर टैलेंट होता है तो वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उनको एक अच्छा मेंटोर चाहिए होता है, उनके लिए हम मेंटोर बनते हैं। एंड देन उनको हम, एक होता है एनएसएस प्लेटफॉर्म होता है, एनवाईकेएस प्लेटफॉर्म होता है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म होता है, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं, अपने टैलेंट को आगे ले जा सकते हैं, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट होके उसमें भाग ले सकते हैं। जैसे कि एनएसएस क्या करता है कि जिसको एक अच्छी सिंगिंग आती है, जो एक अच्छा स्पीच दे रहा है, जिसको समाज में जो भी हमारा नृत्य है, जो हमारा मतलब कथक है, यूपी का फेमस डांस है कथक, तो जिस बच्चियों को कथक में इंटरेस्ट है, जिनको स्पीच देने में इंटरेस्टेड है, वो बच्चे आए, उनको प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट दे रही है, एनएसएस का प्लेटफॉर्म दे रही है। आप अगर सुरक्षा अभियान पे काम करना चाहता है, कोई बच्चा सुरक्षा अभियान पे काम करना चाहता है या वो समाज के हित में भी काम करना चाहता है, तो उसे एनएसएस एनवाईकेएस एक प्लेटफॉर्म दे रही है, जिसके थ्रू बच्चा अपने टैलेंट को दिखा सकता है और आने वाले वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? मेरे लिए सफलता का मतलब यही है कि हम कुछ अगर करना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर जुनून है, तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जिस भी महिला पुरुष चाहे कोई भी हुआ, जिसके अंदर ये जुनून हो आ गया कि हमें कुछ कर जाना है, तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है, चाहे कोई भी नहीं रोक सकता है। बस हमारे अंदर वो जुनून का आग होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल रहा होगा जब आपने खुद के ऊपर गर्व महसूस किया होगा? मैं चाहती हूँ कि क्या नाम है, कि जिनके लिए भी हम काम कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो। जैसे कि कोई भी हम बच्चों पे काम कर रहे हैं, वृद्धा पे काम कर रहे हैं, युवाओं पे काम कर रहे हैं, तो उसका यूटिलाइज हो, उन्हें लगे कि एक्चुअल में काम हो रहा है, वो हमसे खुश रहें, वो खुश हैं, हम खुश हैं, समाज खुश है, हम खुश हैं। तो ये हमारे लिए सबसे मतलब अच्छा एक मोमेंट था। एंड देन हमने उन बच्चों के लिए काम किया जो चाहते थे कि हम खुद के टैलेंट को बाहर लेके आएँ, वो प्लेटफॉर्म चूज करना चाहते थे। तो कुछ बच्चों को हमने एनएसएस में ऐड कराया, एनवाईकेएस प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने टैलेंट को वो गवर्नमेंट तक लेके जाएँ। तो हमारे लिए सबसे अच्छा पल रहा। अगर आने वाले समय में कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति अगर आपको आपकी एनजीओ से जुड़ना चाहता है या आपके लिए फंडिंग करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? देखिए, हमने बताया कि मेरा जो एनजीओ है वो नॉन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उन बच्चों के लिए डायरेक्ट, आप उनकी, जैसे किसी बच्चों के लिए आप होते हैं, चाहे किसी वृद्धा के लिए हो, तो उनके लिए कोई थिंग्स या उनकी पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि मैं उनकी पढ़ाई में डोनेट करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट उनका एडमिशन करा सकती हैं, बट आप मुझे पेमेंट ना करें। हमारा जो एनजीओ है आपसे पैसे नहीं लेगा, और उसके थ्रू BWS से आप जुड़ सकते हैं, बरकत वेलफेयर सोसाइटी, आप किसी भी
मतलब गूगल पे आप सर्च करेंगे एंड देन इंस्टाग्राम है, बरकत इसकी कोई वेलफेयर वेबसाइट या फिर हाँ कोई बरकत वेलफेयर सोसाइटी की ऐप भी है भी, एंड इंस्टाग्राम आप इस पे जाके विजिट कर सकते हैं। एंड देन आपको अगर उससे जुड़ना है देन आप गूगल फॉर्म, उस पर उसकी लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप उससे ऐड हो सकते हैं। अगर कोई महिला वो भी समाज सेविका ही आपकी तरह बनना चाहती है, आपके साथ जुड़ना चाहती है, तो क्या वो आप लोग उनकी मदद करते हो या उनको अपने साथ जोड़ते हो? हाँ, जैसे कि हमने बताया कि हमारी जब हमने काम को शुरुआत किया था तो हम 6 लोग मिलके किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से हमें एक यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 6 लोग मिलके उस चीज़ को शुरुआत किए थे, एनजीओ को शुरुआत किए थे, जिसमें हमारा थीम था कि सेवा परमो धर्म और नॉन मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पैसे नहीं लेंगे। आप डायरेक्ट आप उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए आप काम करें, आप मुझे पैसे ना दें। ऐसा कोई संदेश है या ऐसा कोई मैसेज है जो आप उन लड़कियों, महिलाओं या लोगों को देना चाहती हैं, जो दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं अपने ज़रिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर कुछ कर जाने का जुनून है, वो आग है, तो मैं ये कहूँगी उस आग को बरकरार रखें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर किसी भी फील्ड में आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, या आप साहित्य में इंटरेस्टेड हैं, या आप किसी नृत्य में इंटरेस्टेड हैं, किसी मतलब स्पीच देना चाहते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए जुनून चाहिए। क्योंकि संघर्ष सबकी लाइफ में आता है, उस संघर्ष का हमें दृढ़तापूर्वक सामना करना पड़ेगा, हमें लड़ के आगे जाना पड़ेगा, अपने टैलेंट को दिखाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें हैं कि वो छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, बट हमें कुछ कर जाने का जुनून होना चाहिए। बीच में कोई भी आए, किसी की बात हमें नहीं सुनना, हमें कुछ अच्छा करना है, समाज के हित में काम करना है। बस मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी दिव्या मालवा, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात की, चाहे वो एनजीओ का मुद्दा हो या उसमें होने वाले स्कैम या घोटाले का मुद्दा हो। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी एनजीओ लोगों की किस तरह मदद करती है, बच्चों और महिलाओं के लिए क्या करती है, और उनका एनजीओ आने वाले समय में भी क्या क्या करता है। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आने वाले पॉडकास्ट में भी हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे, और देखते रहिए दम लव।